क्लास 10th बोर्ड एग्जाम और हर एक बच्चे का एक ही सपना है कि यार मिनिमम 90% लेकर आना है, 95% लेकर आना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। लेकिन ये 90-95% लाने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत हर एक सब्जेक्ट में। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का एक पार्ट केमिस्ट्री, उसके टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको आने ही चाहिए। और हो सकता है कि यहां से इन टॉपिकों से उठकर एज इट इज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए तो बात करते हैं उन 10 ऐसे क्वेश्चंस की जो पहले 4 चैप्टर्स में से रहने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के, जिसमें आ जाता है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देन चौथा कार्बोनेट्स कंपाउंड। सो ऐसे 10 क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं जो कि रहने वाला है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water. Justify your answer by giving balanced chemical equation for the chemical reaction. Types of chemical reaction से ये क्वेश्चन आया हुआ है और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से हर साल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला है कि यार कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, स्लेट लाइम बनेगा एंड काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत बार मिलेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं तब आपको उनका आंसर आना चाहिए, है ना। जब स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट से आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, मैं हिंट दूंगा आप सबको, आपको उसकी आंसर राइटिंग खुद करनी है एंड देन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। चलिए तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला ये पार्ट, ये रिएक्शन जहां कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, भैया ये तो आता ही आता है ना। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो इससे क्वेश्चन निकाल ही लाते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन विच चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इमर्ज इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। चलिए यहां पर हुआ क्या, एक रिएक्टिव मेटल को या किसी भी एक मेटल को दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया और वहां पर क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है, उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखना है। अगेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां पर आपका कौन सा कंसेप्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट आ गया। कौन सा कंसेप्ट आ गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। क्या पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि आपने आयरन स्ट्रिप है या आयरन नेल है, उस आयरन नेल को जब आप कॉपर सल्फेट में रख देते हो तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, वो ग्रीन हो जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट बनता है, और रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। एंड उसी का एक पार्ट था, उसी का पार्ट है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, 3 से 5 नंबर के बीच में आ जाता है। तो उसी का एक पार्ट है, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, ओके, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ फिजिकल स्टेट फॉर दिस रिएक्शन, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। अगेन आप देख रहे हो ये भी किसका है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। ये आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन से। ये किससे आ रहा है, रेडॉक्स, क्योंकि आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड है, उस पे से आप हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हो, है ना, आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर और H2O। तो आप देख रहे हैं कि यार कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कलर, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक होता है, कॉपर का ब्राउन होता है, ब्लैक से ब्राउन चेंज हो रहा है। और ये किस टाइप का रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। बस आपको इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है। तो आपको केमिकल इक्वेशन से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इस तरीके से आपसे केमिकल इक्वेशन लिखवा लेते हैं, है ना, बैलेंस भी करवा लेते हैं।
अब बैलेंसिंग से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इक्वेशन लिखवा लेते हैं और वो इक्वेशन आपको बैलेंस ही लिखनी है तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंसिंग से आ गया। तो बच्चों को ये रहता है सर बैलेंसिंग से आएगा क्या, अगर डायरेक्ट नहीं आया तो इनडायरेक्ट तो आ ही जाता है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन जो आप लिखोगे वो बैलेंस लिखनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ये चीज तो अपने दिमाग में डालनी है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये हमें अच्छे से करना है ना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब ये तीसरे क्वेश्चन के पार्ट है, 3 पार्ट है ना। पहला देख लेते हैं, पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ H+ आयन, है ना, क्योंकि आयन होता है, क्योंकि आयन रिलीज हुआ, आयन एज अ चार्ज कैरियर एक्ट करता है, इसलिए वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। चलिए भैया, एक सिंपल सी बात है, पहले मान लीजिए आपके पास 1 लीटर है और 1 लीटर में आपके पास 10 हाइड्रोनियम आयन है, आपने क्या किया, वाटर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, अब टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, लेकिन हाइड्रोनियम आयन तो उतना ही रहा 10, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज हो गया या हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो गया। तो सिंपल सी बात है कि आपका पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि H+ आयन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो ये चीज आपको यहां पर मेंशन करनी है ना। चलिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, विच वन हैज अ हायर पीएच, अ कंसंट्रेटेड और अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपल सी बात है, अभी मैंने कहा कि यार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो उसमें H+ आयन कम हो जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड में आपने पानी मिलाया है, और डाइल्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, सिंपल सी बात है ना। तो आप देख रहे होगे यार कि ये जो अब तक ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी से, या तो ये पीएच वाला जो पार्ट है ना, पीएच वाला जो पार्ट है। एंड ये ऐसे ही आते हैं कि अगर 3 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, 3 पार्ट होंगे और आपको 2-2 3-3 लाइन मैक्स लिखनी है। मैं एक चीज बच्चों को कह भी रहा था, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ लिखना है, केमिस्ट्री में सोचना ज्यादा होता है, लिखना तो कम ही होता है। कहीं ऐसा नहीं होगा किसी क्वेश्चन के आंसर में आप 15-15 लाइनें लिख रहे होंगे। तो आपको अपने कंसेप्ट पे सोचने पे ज्यादा टाइम देना है और लिखना है उसके बाद। बच्चे अक्सर लिखने पे ज्यादा दे देते हैं और वहां पर मात खा जाते हैं, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट गलत हो जाता है, फोकस लिखने पे ज्यादा है। भैया आपका फोकस होना चाहिए पहले कंसेप्ट में, अपने दिमाग पे रखो कि अच्छा ये है, फ्रेम करो, ज्यादा टाइम वहां लो, लिखना ज्यादा नहीं है, 2 से 3 ही लाइन लिखनी होती है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उसी का एक पार्ट है, डी पार्ट है, व्हाट वुड बी द गैस इवॉल्व व्हेन एन एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, solid sodium carbonate placed in a test tube and zinc metal in a test tube। चलिए अगर आपने क्या किया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें आपने क्या डाल दिया, सोडियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट डाल दिया, तो यहां पर कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, मेटल कार्बोनेट का जो एसिड के साथ रिएक्शन है, जहां पर सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट आ गया जिंक मेटल, तो ये हो गया मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन, तो यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपको याद होना चाहिए कि भैया कौन सी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है और हमें क्या क्या सब्सटेंस दिए गए हैं, इसके हिसाब से ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि ऊपर वाला जा रहा था कि यार एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ हुआ, है ना। चलिए तो अब तक अपन ने 3 कर लिए हैं, है ना। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आ जाता है सेकंड चैप्टर के क्लोर अल्कली प्रोसेस में, है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस में, जिससे एक सब्सटेंस क्या बन जाता है, NaOH बन जाता है, ठीक है, एक आपका H2 मिल जाएगा, ये कहां मिल जाएगा, कैथोड में मिल जाएगा, एक आपका क्या मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा, ये कहां मिल जाएगा, एनोड पे मिल जाएगा, है ना। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, क्लोर अल्कली क्यों कहा जाता है ये पता होना चाहिए, रॉ मटेरियल क्या है ये पता होना चाहिए। तो क्लोर अल्कली से क्वेश्चन आता ही है, चाहे एमसीक्यू में पूछ ले, चाहे 2 मार्क या 3 मार्क्स पूछ सकता है। तो ये चीज सेकंड चैप्टर से मस्ट है, बच्चों को करके ही जानी चाहिए। अगर एग्जाम में किसी एक सेट में आ गया तो हैरान बिल्कुल मत होना, फिर ये मत बोलना मास्टर जी आपने तो बताया नहीं था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये ना कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की करती है, भाई हजारों बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा और ये आ जाता है।
1 मार्कर में आ जाता है या 2 मार्कर में आ जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हमने देखा था कि एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, CO2 गैस होती है और CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक सेटअप दिया होगा, है ना, एक सेटअप दिया होगा जिसमें एक सॉल्यूशन X में आपने क्या पास किया है, CO2 पास किया है, और CO2 पास करोगे, है ना, CO2 पास करोगे तो क्या होगा, पहले वो मिल्की होगा और एक्सेस में अगर CO2 पास कर दोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। फिर आपको उसके ऑप्शंस देख के बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, है ना। इसमें सेटअप कुछ इस प्रकार से हो जाता है कि यार यहां पर एक एसिड टेस्ट ट्यूब में है, उसमें आपने मेटल कार्बोनेट डाल दिया है, CO2 निकला, उस CO2 का आपने दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास किया जिसमें क्या था, लाइम वाटर था। अब जैसे ही CO2 गया लाइम वाटर मिल्की हो गया, लेकिन एक्सेस में पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है ना। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आ जाता है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो कि थर्मिट रिएक्शन से है। और यहां पर आपका वो वाला कंसेप्ट है कि भैया एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, और इसका एप्लीकेशन है यार रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक्स होते हैं ना उनको ज्वाइंट करना हो तो वहां पर ये रिएक्शन यूज होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, काइंड ऑफ आप रिडक्शन ही कर रहे हो ओर का ताकि आपको मेटल मिल जाए, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, थर्मिट रिएक्शन वाला पूछा गया है। आपको यहां पर लिखना है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है और स्पेशल नेम तो थर्मिट रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन था कि जहां पर मेटल एक्स Fe2O3 के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रहा है, तो ये मेटल एक्स बेसिकली आपका एल्यूमिनियम होगा, है ना। अब वो Fe2O3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम का Fe2O3 के साथ रिएक्शन होगा, अब वो डिस्प्लेस करेगा, आपको क्या मिल जाएगा, Al2O3 और साथ ही साथ में Fe मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। चलिए x क्या है, 12 है, तो आप इसका लिख दोगे 282, है ना, 282 लिख दोगे, ठीक है। और 17 वाले का क्या लिख दोगे, 287, है ना। अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाना है, ये आपका हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम, और ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन। आप इसका क्या शो करोगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करोगे और कंपाउंड क्या बनेगा, क्रिस क्रॉस फॉर्मूला से MgCl2 बन जाएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कि यार MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो कैथोड में और एनोड में क्या प्रोडक्ट मिलेगा, MgCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, तो Mg2+ आयन होगा सॉल्यूशन में, Cl- होगा, H+ होगा और OH- होगा। तो आपको बताना है कैथोड पे क्या मिल रहा होगा और एनोड पे क्या मिल रहा होगा। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जहां पर आपकी ये नॉलेज टेस्ट कर ली गई है कि पहले तो आयोनिक कंपाउंड बनाया, फिर उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकता था कि अगर इसका मैं मोल्टन ले लेता तो मुझे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिलता। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहां पर लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है लेकिन कंसेप्ट सीधा साधा लग रहा होता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब यहां पर क्या पूछा गया है कि यार मेटल ना रिडक्शन प्रोसेस से मिलता है लेकिन वो काफी ज्यादा प्योर नहीं होता, उसमें इंप्योरिटीज होती है, तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं। तो वहां पर मैं कैथोड पे क्या यूज करूं, एनोड पे क्या यूज करूं। तो ये आ गया अपना इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग वाला पार्ट, जहां पर कैथोड पे आप इंप्योर मेटल का ब्लॉक यूज करते हो, और सॉरी एनोड पे आप इंप्योर मेटल का ब्लॉक यूज करते हो, कैथोड पे प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप यूज करते हो। सॉल्यूशन आपका हो जाएगा उसी मेटल का एक सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, एनोड मड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, किसका सॉल्यूशन आप यूज करोगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला लिखना है और केमिकल रिएक्शन लिखनी है कि कैथोड पे क्या हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है, और फिर आपको कॉपर किस तरीके से रिफाइन होता हुआ मिल रहा है, तो वो आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझा सकते हैं। तो मेन फोकस होना चाहिए एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ठीक है, और उसके बाद आपकी नीचे 2-3 लाइन ये समझाते हुए कि किस तरीके से कॉपर जो है वो रिफाइन हो रहा है ना, या प्योर हो रहा है, उसमें से इंप्योरिटीज कैसे रिमूव हो रही है। नेक्स्ट आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जहां से केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट बहुत आ जाते हैं, है ना, कि आपको ऐसा स्टेटमेंट दे दिया होगा और आपको बोल दिया होगा चलिए बताइए सर प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। या कभी कभार तो ऐसा होगा कि 2 ही रिएक्शन दिए, वहां पे PQ लिख दिया है और उनकी कुछ प्रॉपर्टी दे दी है और बोला बताइए जनाब कौन सा है ये प्रोडक्ट,
क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ऐसा पूछ सकते हैं। तो यहां पर देखिए इथीन का हाइड्रोजन गैस के साथ है ना। यहां पर क्या हो गया, इथेनोइक एसिड है, ठीक है, उसका बेस के साथ रिएक्शन है, एसिड बेस का रिएक्शन। यहां पर क्या है भैया, अल्कोहल है, अल्कोहल को हीट कर रहे हैं। सेम यहां पर भी यही है, अल्कोहल को हीट कर रहे हैं, दोनों सेम ही है ना। C2H5OH और CH3CH2OH दोनों सेम ही है। देख रहे हो, दिमाग देख रहे हो। यहां पे क्या है भैया, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन है ना। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लग रहा है बेटा, यहां पे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का कंसेप्ट नहीं लग रहा। ये आपका कहां से आ जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आ जाता है। कहां से आ जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन आ जाएंगे। तो इसमें ये तो है ही, एक स्टेरिफिकेशन, एक सैपोनिफिकेशन, ये भी आ जाते हैं। तो ये तो याद ही होने चाहिए। जो लास्ट में है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड है, वो वाले पार्ट में जितने रिएक्शन है वो तुम्हें आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। वहां तो कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। उसी में एक चीज बोल दिया गया है कि विद द हेल्प ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो द फॉर्मेशन। भाई ये मिसल फॉर्मेशन, सोप का स्ट्रक्चर, सोप की क्लींजिंग, है ना, और उसमें फिर क्यों सोप इनइफेक्टिव होता है, डिटर्जेंट इफेक्टिव हो जाता है, इसके सेकंड पार्ट में वही पूछा होगा, है ना। ये देखिए, एक टेस्ट ट्यूब X है, टेस्ट ट्यूब Y है, दोनों में हार्ड वाटर है, एक में डिटर्जेंट डाल दिया, एक में सोप डाल दिया, बोलो क्या होगा, सोप वाले में स्कम फॉर्मेशन हो जाएगा। डिटर्जेंट जिसे सोपलेस सोप कहा जाता है उसमें नहीं होगा, वो इफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, क्यों सोप इनइफेक्टिव होता है वो भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर पता होंगी तो आप इजिली इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे कि झाग किस में बना। भाई जिसमें सोप होगा उसमें तो स्कम बन जाएगा, झाग तो डिटर्जेंट वाले में बनेगा, क्योंकि इफेक्टिव वो होता है हार्ड वाटर में, है ना। चलिए, है ना, कड़ी सॉलिड फॉर्म, ये मैं स्कम जो बोल रहा था ना वो यही है। तो अगर कंसेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चन यू सॉल्व हो जाएंगे, है ना। चलिए अब ये एक मैं क्वेश्चन लेकर आया था आपके लिए, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये आखिरी क्वेश्चन था जो मैं बोनस में लेकर आया था कि यार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ना आते हैं क्वेश्चन, और वो 5 मार्क का ही होता है मोस्टली, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला गया, इथेनॉल जो कि अल्कोहल है, एक इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है जो यहां यूज होता है, काफी अच्छा सॉल्वेंट है। इथेनॉल की पूरी कहानी दे दी गई है, लास्ट में आपसे पूछ लिया गया इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ऊपर से कुछ रिलेट ही नहीं होता। केस बेस में डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लोगे तो भी कभी कभी हो जाएगा, है ना। मैं डायरेक्ट ही पढ़ता हूं, मैं बच्चों को भी सजेस्ट करता हूं पहले डायरेक्ट पढ़ ले, हो रहा है तो टाइम बचेगा तेरा। इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना, बात खत्म, है ना। फिर और क्या पूछा इसमें, इसमें ये पूछा क्या होगा जब इथेनॉल एयर के साथ रिएक्ट करेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ऊपर से कोई रिलेशन ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर भाई। ये मेरा तुम्हें एक सिंपल सा सजेशन है, केस बेस में डायरेक्ट पहले क्वेश्चन देख लो, टाइम बच सकता है तुम्हारा, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट, है ना, तो 2 ही थे उसमें पार्ट, है ना। पहला इथेनॉल का स्ट्रक्चर और दूसरा इथेनॉल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। इसमें हो सकता है आपसे इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ पूछ ले कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, और अगर उसको अल्कली से रिएक्ट करा दिया तो क्या मिलेगा। तो ये जितनी चीजें हमने आज की क्लास में, है ना, डिस्कस की हैं, ये जो 11 क्वेश्चंस, इनसे रिलेटेड टॉपिक्स, अगर इन चीजों पे तुम फोकस करोगे, केमिस्ट्री बेटा तुम्हारा सॉर्टेड रहेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और एक बात बताता हूं, अगर ये पेपर में दिख रहा होगा ना तो ये मत समझना कि भैया जादू हो गया यार। अगर तुम पीवाईक्यूज करोगे तुमसे भी ये सारी चीजें हो जाएंगी, एनालिसिस करना सीखो बेटा, है ना। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय, सी या।